तो आज हमारे सामने हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 से जुड़े कई सारे सोर्स। और हम सिर्फ इसकी कहानी नहीं सुनाने वाले, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्शन और मजाक के पीछे ये फिल्म परिवार, अहंकार और विरासत जैसी बड़ी बातों को कैसे हैंडल करती है। बिल्कुल, क्योंकि ये फिल्म ऊपर से जितनी मजेदार लगती है, अंदर से उतनी ही गहरी है। हाँ, ये उन किरदारों की कहानी है जो बाहरी दुनिया से लड़ने के साथ साथ अपने अंदर के राक्षसों से भी लड़ रहे हैं। मुझे तो इस फिल्म की शुरुआत ही बहुत पसंद है। मतलब बाहर एक महाविनाशक मॉन्स्टर एबेलिस्क से लड़ाई चल रही है, दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन डायरेक्टर जेम्स गन का कैमरा किस पर है? बेबी ग्रूट पर। बेबी ग्रूट पर, जो हेडफोन लगा के डांस कर रहा है। ये पहली मिनट में ही फिल्म का पूरा टोन सेट कर देता है ना। एकदम, ये एक ब्रिलियंट सिनेमैटिक चॉइस है। ये बताता है कि इस फिल्म का दिल एक्शन में नहीं बल्कि किरदारों में है। सही। उस अराजकता के बीच में भी एक छोटा सा किरदार अपनी खुशी ढूंढ रहा है, और यही तो गार्डियंस की पहचान है। एक बिखरा हुआ इम्परफेक्ट परिवार जो किसी तरह साथ मिलकर काम कर रहा है। और इसी इम्परफेक्ट परिवार की एक हरकत पूरी कहानी को मोड़ देती है। मिशन पूरा करने के बाद रॉकेट, हाँ, वो सोवरन रेस की कुछ कीमती बैटरियां चुरा लेता है। क्यों? सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो किसी के नियम नहीं मानता। और ये छोटी सी चोरी सिर्फ एक मजाकिया सीन नहीं है, ये फिल्म के सबसे बड़े थीम यानी अहंकार या ईगो की नींव रखती है। रॉकेट का अहंकार उसे ये मानने नहीं देता कि उसे किसी की जरूरत है। वो खुद को सबसे अलग और बेहतर दिखाना चाहता है, और इस चक्कर में वो अपने ही परिवार को मौत के मुंह में धकेल देता है। और यही अहंकार हमें कहानी के विलन में बड़े और भयानक रूप में देखने को मिलता है। सही कहा। सॉवरन के हमले से जब टीम लगभग मरने वाली होती है, तभी एक रहस्यमयी शख्स आकर उन्हें बचाता है और पीटर क्विल से कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूं। और इस आदमी का नाम भी ईगो है। हाँ, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, ये फिल्म का मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ रॉकेट का छोटा मोटा अहंकार है, और दूसरी तरफ एक ऐसा किरदार जिसका नाम ही अहंकार है। और जो सचमुच में एक जीता जागता ग्रह है। एकदम, यहीं से फिल्म का असली मुद्दा सामने आता है, पिता होने का मतलब क्या है। और एक दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में 3 तरह के पिता दिखाए गए हैं। थैनोस, जो अपनी बेटियों को हथियार बनाता है। ईगो, जो अपने बच्चों को अपनी विरासत के लिए एक बैटरी समझता है। और योंडू, जो बच्चे चुराता है लेकिन फिर उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। टीम 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। पीटर, गमोरा और ड्रैक्स ईगो के ग्रह पर जाते हैं, जो किसी जन्नत से कम नहीं। बिल्कुल। ईगो पीटर को बताता है कि वो एक सेलेस्टियल हैं, एक भगवान जैसा प्राणी, और पीटर के अंदर भी वही शक्तियां हैं। सालों से जो पीटर खुद को एक अनाथ और अकेला समझता था, उसे अचानक पता चलता है कि वो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक है। ये पीटर के लिए एक सपने के सच होने जैसा है। ईगो उसे वो सब कुछ दे रहा है जो उसने हमेशा चाहा, पहचान, मकसद और ताकत। हाँ। वो उसे सिखाता है कि कैसे एनर्जी से चीजें बनाई जाती हैं। दोनों साथ में कैच खेलते हैं, एक ऐसी चीज जो पीटर ने हमेशा अपने पिता के साथ करने का सपना देखा था। और हमें संगीत को नहीं भूलना चाहिए। ओ हाँ, जिस तरह पहले पार्ट में ऑसम मिक्स वॉल्यूम 1 पीटर को उसकी माँ और धरती से जोड़े रखता था, यहाँ वॉल्यूम 2 उसके पिता के साथ उसके रिश्ते को दिखाता है। बिल्कुल, वो गाना ब्रांडी यूर अ फाइन गर्ल। हाँ, वही। ईगो कहता है कि ये धरती का सबसे महान गाना है। ये गाना एक नाविक के बारे में है जो अपनी प्रेमिका ब्रांडी को छोड़कर समुंदर को चुनता है। अपनी कहानी है, वो पीटर की माँ से प्यार करता था, लेकिन उसने अपने एक्सपेंशन के बड़े मकसद को चुना। अच्छा। वो गाना सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, वो एक तरह से ईगो का कबूलनामा है जो उस वक्त पीटर समझ नहीं पाता। ये फिल्म की कहानी कहने की खूबसूरती है। तो जब पीटर अपने भगवान जैसे पिता के साथ एक काल्पनिक दुनिया में अपनी शक्तियों को खोज रहा है, कहानी हमें एक बिल्कुल विपरीत धूल मिट्टी और धोखे से भरी दुनिया में ले जाती है। रॉकेट और योंडू, जो दोनों ही अपनी भावनाओं को गुस्से के पीछे छिपाते हैं, अब रैवेजर्स की कैद में एक साथ हैं। और ये कॉन्ट्रास्ट फिल्म जानबूझकर दिखाती है। ईगो और योंडू दोनों ही पीटर के पिता होने का दावा करते हैं, लेकिन दोनों के तरीके एकदम अलग हैं। बिल्कुल। ईगो पीटर को प्यार और तारीफों से भर देता है, जबकि योंडू ने पीटर को हमेशा डराया धमकाया। लेकिन इस कैद में हमें योंडू का असली रूप दिखता है। वो रॉकेट से कहता है, तुम और मैं एक जैसे हैं। हाँ। दोनों ही दुनिया को खुद से दूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर कोई उनके करीब आया
तो उनका टूटा हुआ दिल देख लेगा। और यहीं पर वो बड़ा राज खुलता है। हाँ, योंडू बताता है कि वो ईगो के लिए उसके बच्चे लाता था, लेकिन जब उसे पता चला कि वो बच्चे गायब हो रहे हैं तो उसने पीटर को ईगो को नहीं सौंपा। वो असल में उसे बचा रहा था। सही। वो जो विलेन लगता था असल में रक्षक था। यहीं से पिता और डैडी का फर्क साफ होने लगता है। ईगो बायोलॉजिकल फादर है, हाँ, लेकिन योंडू असली डैडी बनने की कोशिश कर रहा था, भले ही उसका तरीका गलत था। वो पीटर को सख्त इसलिए रखता था ताकि वो स्पेस की क्रूर दुनिया में जिंदा रह सके। इसी दौरान एक और पारिवारिक ड्रामा चल रहा होता है। नेबुला गैमोरा पर हमला करती है। उनकी लड़ाई बहुत पर्सनल और हिंसक है। बहुत ज्यादा। लेकिन ये सिर्फ बदला लेने की लड़ाई नहीं है ना। बिल्कुल नहीं, ये दशकों के दर्द और ट्रॉमा का विस्फोट है। नेबुला एक बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात कहती है। वो बताती है कि थैनोस उन्हें बचपन में लड़ाता था, हाँ, और जब भी वो हारती थी, थैनोस सजा के तौर पर उसके शरीर का एक हिस्सा मशीन से बदल देता था। वो कहती है, मुझे बस एक बहन चाहिए थी। उफ, उसका मकसद गमोरा को हराना नहीं था, वो बस उसके बराबर खड़ी होना चाहती थी। ये सीन खून के रिश्ते की कड़वी सच्चाई दिखाता है। वो बहनें हैं, लेकिन उनका रिश्ता प्यार से नहीं बल्कि थैनोस द्वारा दिए गए जख्मों से बना है। हाँ, थैनोस ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया ताकि वो दोनों उसके लिए परफेक्ट हथियार बन सकें। और यही लड़ाई शायद उनके रिश्ते के सुधरने की पहली सीढ़ी बनती है। हाँ, क्योंकि जब नेबुला का यान चट्टान से लटक जाता है तो गमोरा उसे बचाने की कोशिश करती है, शायद पहली बार। और नेबुला भी जब गमोरा पर गोली चलाने का मौका मिलता है तो वो यान पर गोली चलाती है, गमोरा पर नहीं। मतलब वो एक दूसरे को मारना नहीं चाहती। नहीं, वो सिर्फ अपने दर्द से आजाद होना चाहती हैं। और अब कहानी उस पल पर पहुंचती है जहां सारे सपने टूट जाते हैं। ईगो पीटर को अपने असली प्लान के बारे में बताता है। वो ब्रह्मांड के हजारों ग्रहों पर अपने अंश लगाकर उन्हें अपने जैसा बनाना चाहता है, यानी सबको खत्म करके खुद का विस्तार करना। और इसके लिए उसे एक और सेलेस्टियल की शक्ति चाहिए, जो पीटर है। और फिर वो सबसे भयानक सच उगलता है। हाँ, वो मानता है कि उसने ही पीटर की माँ के दिमाग में वो ट्यूमर डाला था जिससे उसकी मौत हुई। वजह? क्योंकि वो उससे इतना प्यार करने लगा था कि वो उसके बड़े प्लान के बीच एक डिस्ट्रैक्शन बन रही थी। ये वो पल है जब भगवान एक राक्षस में बदल जाता है। जिस पिता को पीटर कुछ देर पहले तक पूज रहा था, वही उसकी माँ का कातिल है। ईगो के लिए प्यार एक कमजोरी थी, और पीटर उसके लिए बेटा नहीं, सिर्फ एक बैटरी है। और पीटर का रिएक्शन देखने लायक है। वो अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके ईगो पर हमला कर देता है। जिस शक्ति को ईगो ने उसे एक तोहफा बताया था, पीटर उसी शक्ति का इस्तेमाल उसे तबाह करने के लिए करता है। जी, ये दिखाता है कि विरासत वो नहीं होती जो हमें खून में मिलती है, बल्कि वो होती है जो हम बनना चुनते हैं। से वो अपनी माँ का बेटा होना चुनता है, ईगो का नहीं। बिल्कुल। इसके बाद होती है अंतिम लड़ाई। सारे गार्डियंस फिर से एक साथ आ जाते हैं। योंडू भी पहुंच जाता है। ये लड़ाई सिर्फ एक ग्रह को बचाने की नहीं है, ये पीटर की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। इसमें हर किरदार की भूमिका अहम है। मैंटिस, जो हमेशा ईगो से डरती थी, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे सुलाने की कोशिश करती है। हाँ, रॉकेट, जिसका अहंकार टीम के टूटने की वजह बना था, अब टीम को बचाने के लिए बम बना रहा है। हाँ, और ड्रैक्स, जो हमेशा चीजों को शाब्दिक रूप से लेता है, वो मेंटिस को गिरने से बचाता है, एक निस्वार्थ भाव से। ये सब दिखाते हैं कि वो अब एक टीम बन चुके हैं। और फिर क्लाइमैक्स में ग्रह फटने लगता है। सबके पास भागने का रास्ता है सिवाय पीटर के, और तब योंडू उसे बचाने आता है। उसके पास सिर्फ एक स्पेस सूट और एक जेट पैक होता है। वो उसे पीटर को पहना देता है और खुद स्पेस की ठंड में जमकर मर जाता है। और मरते हुए वो पीटर से वो लाइन कहता है जो इस फिल्म का दिल है, He may have been your father, boy, but he wasn't your daddy. वो तुम्हारा पिता हो सकता था लड़के, पर वो तुम्हारा डैडी नहीं था। सिनेमा घरों में ये लाइन सुनकर सच में सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि इतने एक्शन और कॉमेडी के बाद फिल्म अचानक आपको याद दिलाती है कि ये किरदारों के भावनात्मक सफर की कहानी है। ये एक लाइन ये पूरी फिल्म का सार है। ईगो ने पीटर को जन्म दिया, पर योंडू ने उसे पाला, उसे बचाया और आखिर में उसके लिए अपनी जान दे दी। तो इन सभी स्रोतों से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि परिवार खून से नहीं बनता, बल्कि ये कि परिवार वो है जो आपके सबसे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है। असली ताकत सेलेस्टियल शक्तियों में नहीं, बल्कि बलिदान में है। और सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी विलेन नहीं, बल्कि हमारा अपना अनियंत्रित अहंकार हो सकता है। सही बात है। ईगो का नाम ही उसकी हार की वजह बना। बिल्कुल। फिल्म का अंत योंडू के अंतिम संस्कार के साथ होता है।
रॉकेट बाकी राविज़ो कबीलों को योंडू की बहादुरी के बारे में बताता है और वो सब उसे सम्मान देने आते हैं। आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से भर जाता है। हाँ, पीटर को एहसास होता है कि उसके पास हमेशा एक परिवार था जिसे वो देख नहीं पा रहा था। ये पीटर के लिए एक तरह से बड़ा होने का पल है। वो अपने जैविक पिता के मिथक से बाहर निकलकर अपने असली परिवार की कीमत समझता है और वो योंडू के लिए वो अंतिम संस्कार आयोजित करता है जिसका वो हमेशा से हकदार था। आखिर में एक सवाल मन में रह जाता है। गमोरा और नेबुला एक दूसरे को समझ तो लेती हैं, लेकिन नेबुला गार्डियंस के साथ नहीं रुकती। वो चली जाती है। वो थानोस से बदला लेने के अपने रास्ते पर अकेले ही निकल जाती है। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या परिवार से मिले जख्मों को भरने के बाद बदला लेने का रास्ता सच में किसी को सुकून दे सकता है, या ये बस एक और तरह का अहंकार है जो इंसान को तबाही की ओर ले जाता है।